ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि इस चीज़ का अनुमान लगाना डिफिकल्ट होता है कि कब एक छोटा सा बच्चा अडल्ट एज में जाता है, देन वो ओल्ड एज में चला जाता है, वैसे ही डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को जानना कि कब पहली बार देश वजूद में आया होगा और कहाँ पर ये वजूद में आया होगा। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये रिजल्ट है एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का। मगर पहली बार हमारे अंदर ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कब आई होगी, इसका एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है। अरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उनका मानना है कि जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, जिससे कि ये एक अनुमान लगता है कि जो स्टेट का वजूद है या फिर स्टेट का इतिहास उतना ही पुराना है जितने की ह्यूमन बीइंग्स। मगर इससे भी कोई डायरेक्ट एविडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में नहीं मिलता। गिलक्रिस्ट का मानना है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कि जो हमारी डाउन ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उससे हमें बहुत ही कम जानने को मिलता है या फिर इतिहास के पन्नों से ना के बराबर जानने को मिलता है। और जहाँ पर हिस्ट्री फेल होती है हमें चीज़ों को बताने के बारे में, वहाँ पर हमें स्पेकुलेशंस का सहारा लेना चाहिए, यानी कि गेस वर्क का सहारा लेना चाहिए। F.G. विल्सन जो है, उनका मानना है कि अगर हम एग्जैक्टली ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें प्रज्यूम करना चाहिए चीज़ों को, बजाय कि किसी चीज़ का दावा करना चाहिए। तो एक अनुमान लगाओगे तब ठीक जगह पर पहुंच सकते हैं, ये F.G. विल्सन का मानना है। तो इन व्यू से हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है वो कब हुआ होगा। अलग अलग थिंकर ने ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में अपने अलग अलग बेसिस बताए हैं, जैसे कि इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन और लॉजिक। अलग अलग थिंकर ने अपने व्यू पॉइंट बताए हैं रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कईयों का मानना है कि जो देश है वो डिवाइन इंस्टीट्यूट है, उसको भगवान ने बनाया है। कईयों का मानना है ये रिजल्ट है फोर्स का। कईयों का मानना है कि स्टेट जो है वो एक्सपेंशन है फैमिली का। कईयों का मानना है कि लोगों ने आपस में सोशल कॉन्टैक्ट किया है। और कईयों का मानना है ये एक रिजल्ट है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का। तो ये हो गया जनरल आइडिया अबाउट ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अब हम फोकस करेंगे अपना जो हमारा टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी में जो एब्सोल्यूट स्टेट का कंसेप्ट था उसको चैलेंज किया गया यूरोपियन कंट्रीज में, यानी कि स्टेट जो है वो पूरी तरह इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं करेगी। या हम दूसरी तरफ ये भी बोल सकते हैं कि 16th सेंचुरी में हमें एक नया कंसेप्ट लिबरलिज्म वो देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरली एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में बात करता है। और इसके जो एक्सपोनेंट थे वो है होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, ग्रीन और मैकाइवर। तो इन्होंने दो प्रकार जो है अबाउट ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में बात की है। फर्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेकंड इज एवोल्यूशनरी या फिर हिस्टोरिकल थ्योरी। तो दोनों को हम मतलब हमारा जो है फोकस इसके ऊपर रहेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस प्राइमरली हम 18th सेंचुरी में देखते हैं। उस वक्त ये मतलब काफी अपनी अच्छी हाइट पे था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, इसका मानना ये है कि जो देश है वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी कि भगवान ने इसको नहीं बनाया। ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि मैन मेड इंस्टीट्यूट है। और ये एक नतीजा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि लोगों ने आपस में समझौता किया और देश का वजूद हमें देखने को मिलता है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीजों के बारे में बात करता है। पहली, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी कि देश कैसे बने। और उसके बाद ये डिस्कस करता है रिलेशन बिटवीन रूलर और सब्जेक्ट्स के। तो जो इसके सपोर्टर हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, तीन इसके मतलब आपको तीन थिंकर मिलेंगे। इनको आप अच्छे से जान लो तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा इस टॉपिक को डिटेल में जानना और इसकी मतलब नॉलेज को लॉन्ग टर्म तक अपने साथ में लेके जाना। फर्स्ट इज होप्स, सेकंड इज लोक एंड थर्ड वन इज रूसो। तो जो होप्स है उनकी किताब का नाम है लिवाइथन, जो कि 1651 में आई थी। उसके बाद नंबर 2 पे है जॉन लोक। जॉन लोक की किताब का नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि 1689 में आई थी। और उसके बाद है तीसरे रूसो। रूसो की किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में हमें देखने को मिलती है। तो इन तीनों के मतलब कुछ पॉइंट जो है वो हमें कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन तीनों ने बात की है कि देश से पहले
सारे लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। स्टेट जो है वो आउटकम किस चीज का है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। आपस में लोगों ने समझौता किया और देश नामक संस्था का रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और तीसरा ये बात करते हैं रिलेशन की बिटवीन रूलर एंड रूल्ड के ऊपर, दोनों के बीच में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोगों के बीच, तो उसी के हिसाब से रिलेशन देखने को मिलता है रूलर्स और रूल्ड का। तो ये मतलब कॉमन इन तीनों ने चीजों की बात की है। तो जो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट को मतलब कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इनका मानना है कि जो देश है वो एक मैन मेड आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि लोगों ने खुद ही बनाया है, और इसका काम क्या होता है? इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि एक तरीके से लोगों के भले के लिए इसका निर्माण हुआ है, जिसकी पॉपुलैरिटी हमें 16 टू 19 सेंचुरी बड़े स्केल पे देखने को मिलती है। सोफिस्ट जो थे उन्होंने भी इसको मतलब एडवोकेट किया है इस व्यू पॉइंट को, जिससे कि ये अनुमान होता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया जो है वो काफी पुराना है। हालांकि जो प्लेटो है या फिर अरिस्टोटल, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि जो देश है ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट है, बल्कि वो मानते हैं कि ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है। मगर इस चीज को हम एडमिट करेंगे साथ ही कि जो प्लेटो है उन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक, वहां पर ये बोला है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको ओबे करना चाहिए लॉज ऑफ द स्टेट, जो कि मतलब लोगों ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाए हैं। अगर हम बात करें भारत के जो इतिहास है, एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो महाभारत है वहां पर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है। और चाणक्य जो है उन्होंने भी अपनी किताब अर्थशास्त्र में स्टेट से पहले मतलब पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी, और इस अराजकता से बाहर आने के लिए लोगों ने मनु को अपना किंग एक्सेप्ट किया, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को सेव करता था, और उसके बदले में लोग अपना 1/8 एग्रीकल्चर का और 1/10 अपनी ट्रेडिंग कॉमोडिटी का मनु को गिफ्ट करते थे, सो दैट कि वो स्टेट को अच्छे से चला सके। और 17th 18th सेंचुरी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट है वो अपने पिनकल पॉइंट पे था, यानी कि चरम सीमा पे था। बड़े स्केल पे लोगों का यही मानना था कि देश जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ही जरिए सामने आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब 19th सेंचुरी आती है तो तब तक इसका जो वजूद है वैसे ही हमें कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में नहीं देखने को मिलता। उसका कारण क्या था कि साइंटिफिक और लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट थे उसके सामने कहीं ना कहीं ये व्यू पॉइंट बेबस हो गया। साथ ही साथ ह्यूम, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू के व्यू पॉइंट से भी इसको काफी ब्लो मिला। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशनरी थियोरी आई डार्विन की तरफ से, उसने पूरी तरह से इसको मतलब हिला के रख दिया। तो ये मतलब इसका ब्रीफ इतिहास है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी का। फर्दर हम वन बाय वन होप्स, लोक और रूसो, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे थॉमस होप्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो थॉमस होप जो है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में इंग्लैंड में सिविल वॉर देखा था, और वहां पे उस वक्त चार्ल्स वन का मर्डर हो गया था। तो ये चाहते हैं कि वो जो एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए जो किंग है उसके पास पूरी तरह पावर होनी चाहिए, इसीलिए ये फेवर करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। और साथ ही साथ ये ट्यूटर भी थे, यानी कि शिक्षक थे चार्ल्स टू के। तो जब कोई दरबार में रहेगा उसके अगेंस्ट वो कैसे लिख सकता है, इसीलिए इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को समर्थन किया है, यानी कि देश को चलाने की जो जिम्मेवारी है वो राजा या फिर रानी के पास होनी चाहिए। इनकी जो किताब है उसका नाम है लिवाइथन। अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो एक टाइटल पेज जो है उसके ऊपर एक आपको महामानव देखने को मिलेगा। उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो छोटे छोटे आदमियों से ये महामानव बना होगा। एक तरीके से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट की हम शुरुआत करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में होप्स क्या बताते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी कि प्राकृतिक अवस्था, वो वाला टाइम पीरियड जब लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वहां पर लोग किस तरह के थे? तो वहां पर जो लोग थे वो काफी सेल्फिश, डाउटफुल, डिसीटफुल, यानी कि धोखे देने वाले, अपनी पावर को निरंतर इंक्रीज करने वाले, अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, सुपीरियर समझना, दूसरों का कंटेम्प्ट करना यानी कि तिरस्कार करना। इसी वजह से वहां पर जो लाइफ है काफी मिजरेबल है, उदास रहते हैं लोग, झगड़ालू हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सिचुएशन जो है वो है
माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द पावरफुल पर्सन। तो मतलब सिचुएशन काफी अनएक्सेप्टेबल है, लोग इसको सिचुएशन को पसंद नहीं करते। भेड़िए की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। वहां पर कोई भी लॉ का रूल देखने को नहीं मिलता और जो जिसको चाहता है उसको वो मार सकता है। और ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन जो है स्टेट ऑफ नेचर की, वो एक्चुअली में है स्टेट ऑफ वॉर, वॉर अगेंस्ट ऑल। एक दूसरे के खिलाफ लोग मतलब लड़ रहे हैं, जहां पर कोई भी सही नहीं, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो मतलब वहां पर फोर्स और फ्रॉड, ये उस टाइम पीरियड की दो कार्डिनल वर्च्यूज हैं, मतलब कि उस समय की खासियत देखने को मिलती है, लोगों के अंदर फ्रॉड जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के बीच कोई भी म्यूचुअल कोऑपरेशन, लव, हार्मनी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वहां पर अंदर लोगों के एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होगी। किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों के प्रति वो नफरत करेंगे, वॉयलेंट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट होगा, जो इंडिविजुअल की नेचर होगी, वो भी काफी सोलिटेयर होगी, यानी कि वो अकेला अकेला सा महसूस करेगा। वो काफी पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट होगा लाइफ में, यानी कि बहुत छोटी होगी स्टेट ऑफ नेचर में। तो इस एक डर के माहौल से बाहर निकलने के लिए लोग जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो काफी एक अनहैप्पी और पेनफुल टाइम पीरियड है। तो लोग अब इससे बाहर निकलना आते हैं, तो वो आपस में फिर वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो होप्स हैं, उन्होंने बताया है कि आई अथोराइज एंड गिव अप many rights of governing myself to this man or this assembly of men on this condition that thou also give up thy right to him and authorize all his action in like manner। तो सारे लोग एक तरीके से अपने जो राइट्स हैं वो दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो उसी के हिसाब से फिर देश जो है वो फर्दर चलेगा। यानी कि सारे लोग एक जो सोवरेन पावर बना रहे हैं नई, उसके हिसाब से सारे लोग अपने काम फर्दर करेंगे। तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें देखने को मिलता है कि एक सोवरेन है, रूलर, वो मतलब लोगों को चलाने का काम करेगा। लोग जो हैं वो सोवरेन की डायरेक्शन को मानेंगे। सोवरेन यानी कि रूलर है, या फिर इसको आप प्रभु भी बोल सकते हो, या फिर इसको अपने आप में सरकार भी बोल सकते हैं। तो जो मैन है स्टेट के, क्योंकि अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐसे में लोग जो हैं वो सोवरेन के सभी ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी उसकी तरफ से डायरेक्शन आएगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और किसी के पास भी इतना राइट नहीं है कि वो अपने सोवरेन यानी कि रूलर को डिसओबे कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रूलर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है। तो क्या क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, सोवरन वाज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सोवरन है यानी कि जो रूलर है, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। एक तरीके से वो खुद ही अपने आप में रूल बुक है। वो मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल अनकंडीशनली कर सकता है, और वो मतलब दूसरों के ऊपर रूल्स को अप्लाई करेगा, उसके ऊपर वो कोई भी रूल लागू नहीं होता। एक तरीके से वो मतलब फ्री है। सेकंड पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ द सोवरन। तो जो सोवरन है उसकी प्रभुता जो है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इसीलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट से भी सुप्रीम है। वो एक तरीके से लोगों को ऑर्डर देने का काम करेगा, और जो लोग हैं वो उसके ऑर्डर को ओबे करेंगे। इन केस कोई अगर उसके ऑर्डर को डिसओबे करता है, तो ऐसे में जो रूलर है वो पनिश भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज द पीपल हैड नो राइट अगेंस्ट द सोवरन। अब जो लोग हैं वो रूलर के अगेंस्ट कोई भी अपने पास राइट नहीं रखते, बल्कि लोग जो हैं वो ड्यूटी बाउंड है। जो भी डायरेक्शन आएगी रूलर की तरफ से उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, इवन अगर रूलर जो है वो टायरन भी है, यानी कि रूलर चाहे वो अत्याचारी भी है। ऐसी सिचुएशन में भी लोगों के पास अपनी आवाज को उठाने का भी राइट जो है वो, अपनी वॉइस को रेस करने का भी राइट नहीं है। इवन वो अपने रूलर को चेंज भी नहीं कर सकते। ये होप्स ने बोला है। देन फोर्थ पॉइंट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज इरिवोकेबल, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको लोग तोड़ नहीं सकते, तोड़ के दोबारा वो स्टेट ऑफ नेचर में जा नहीं सकते। इस तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में
लोगों ने किया है, मतलब कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही जनरेशन तक नहीं बल्कि आने वाली लोगों की जो बाकी भी जनरेशन होंगी उसके ऊपर भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। फिफ्थ पॉइंट है परमानेंट सरेंडर ऑफ ऑल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो लोगों ने आत्मरक्षा को छोड़ के अपने बाकी सारे राइट जो है वो रूलर को दे दिए हैं। अब रूलर जो है वो एक तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और लोगों को उसकी ही डायरेक्शन माननी पड़ेगी। साथ में ये भी बोला गया है कि इन केस द सोवरेन वाज नॉट कैपेबल टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि जो रूलर है अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तब लोग जो है किसी और अथॉरिटी का सहारा भी ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट जो है दैट इज लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल वाज डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द सोवरन। तो जो सोवरन है, रूलर है, वो डिसाइड करेगा कि इंडिविजुअल्स के पास कौन कौन सी लिबर्टी है, कौन कौन सी फ्रीडम लोगों के पास रहेगी, वही एक तरीके से डिसाइड करेगा। जो एक सोवरन की विश होगी वही वाले राइट जो है वो एक्सरसाइज लोग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी राइट्स लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोवरन। तो जो सोवरन है और रूलर, वो मतलब किसी भी चीज को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज का जिम्मा जो है वो रूलर के ऊपर नहीं आ सकता। एक तरीके से वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपनी पावर को यूज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। एंड पीपल हैव नो राइट टू अपोज और इवन रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर। तो लोग जो हैं अपने रूलर के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। 8 पॉइंट इज एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। तो जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि जो होप्स हैं वो विश्वास रखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की में, यानी कि पूरी तरह से जो पावर है वो किंग के हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि रूलर जो हैं उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए। और सोवरन वाज नॉट मेड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा रूलर नहीं है। कहने का मतलब जो रूलर है वो कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर ऊपर है। तो फाइनली हम मतलब ये बोल सकते हैं कि जो होप्स ने बात की है वो मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की का फेवर करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाहर लोग नहीं जा सकते। तो ये हमने होप्स डिस्कस कर लिया। लोक और रूसो को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।